सेवा रिसर्च फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर दिन की तरह आज भी आपके सामने एक न्यू टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं और उसके हेमोपैथी के कुछ मेडिसिन जो आपको हम सजेस्ट करेंगे। आज का टॉपिक चुना है शुगर डायबिटीज़ और उसके कॉम्प्लिकेशन। तो डायबिटीज़ अभी तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे आपको दिखेंगे कि पीपी फास्टिंग के बाद डायबिटीज़ घोषित कर दिया जाता है और उसके बाद मेडिसिन उसका एलोपैथी का या फिर कोई भी पैथी का एकदम चल रहा है। लेकिन डायबिटीज़ को सबसे पहले कैटेगरी में रखा जाता है हेमोपैथी में। कैटेगरी ये है कि हम लोग के 3 कैटेगरी में मैथमेटिक तौर पे रखते हैं। पहला हम लोग लगते हैं कि अगर मान लिया इनिशियल स्टेज में आया है, कोई मेडिसिन नहीं लिया है, उसको डायबिटीज़ देख किया है तो कुछ प्रिकॉशन के तौर पे हम लोग देते हैं। मेडिसिन उसको सब्सक्राइब नहीं किया जाएगा, अगर थोड़ा बहुत भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है उसको दिया जाएगा। दूसरा कैटेगरी आता है कि साइकोटिक के वो 2-4 महीने या फिर कुछ दिन से मेडिसिन ले रहे हैं। शुगर आपको दिखेंगे उसका पेशाब में होगा, फिर ब्लड में भी होगा, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग मैथमेटिक मेडिसिन थोड़ा बहुत प्रिस्क्राइब करते हैं। तीसरा आता है हम लोग के पास जब सिफिलिटिक, तो इसको ज़्यादातर इंसुलिन, जिसको आप टाइप 1 भी कह सकते हैं ना, टाइप 1 भी उसको कह सकते हैं क्योंकि ये इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। तो उसके लिए तो एलोपैथी में 3 से 4 बार या फिर 1 बार या 2 बार जो है उसको इंसुलिन ही दिया जाता है। टेबलेट वगैरह तो उसको मैनेज नहीं किया जाता है। लेकिन हेमोपैथी में अब तक जो हम लोग केसेस देखते हैं तो एज ए सप्लीमेंट, एज ए एक्सटर्नल थेरेपी के तौर पर हम लोग खास के जो सिफिलिटिक है, जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, उसको हम लोग करते हैं, ना कि जो मेन मेडिसिन में उसको कोई भी हेमोपैथी में ऐसा दवाई अभी तक नहीं है या फिर कोई भी ऐसे डॉक्टर भी नहीं है जो उसको डील करे। तो हम लोग के पास अगर आता है टाइप 1 डायबिटीज़ तो हम लोग सबसे पहले, या फिर टाइप 2 के भी जो भी आता है, या फिर उसके अलावा जो इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है, जो बहुत सारे आदमी को है डायबिटीज़ दिख रहा है लेकिन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से इंसुलिन उसके सेल्स तक नहीं पहुंच पाने की वजह से, तो हम लोग कुछ 2-4 जो है ना टेस्ट करवाते हैं। और वो टेस्ट कुछ इस तरह से है कि हम लोग HbA1c भी करवाते हैं, देखते हैं कि पिछले 3 इसको महीने में क्या इसका एवरेज रहा है। फिर एक और टेस्ट करवाते हैं स्पेशल, सी पेप्टाइड भी करवाते हैं हम लोग, वक्त पड़ने पर GGT भी करवाते हैं हम लोग, और सी पेप्टाइड 2 भी करवाते हैं। दोनों पीपी में भी करवाते हैं, फास्टिंग में भी सी पेप्टाइड करवाते हैं। ये करके हम लोग देखते हैं कि उसको इंसुलिन सिक्रेशन कितना है पेनक्रियाज का, या फिर उसको अगर इंसुलिन बन रहा है तो क्या वो मेटाबॉलिक या फिर उसको यूज नहीं हो पा रहा है। तो इसका एक्चुअली है क्या कि अगर कोई भी पैथी में जाइएगा, मान लिया शुगर आपका अगर नॉर्मल से ज़्यादा है, तो आप एक यूँ समझिए कि एक दीवार है, ठीक है, अगर एक दीवार है उसके सामने में ये दीवार अभी है आपको बड़ा दिख रहा है, ठीक है, उसके बगल में जब ये दीवार ख़राब हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक छोटा दिखेगा आपको। तो शुगर का भी कुछ ऐसा ही रूल होता है कोई भी पैथी में कि आपके ब्लड में शुगर है, उसके बदले में आपको इंसुलिन का टेबलेट दिया जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए। तो वो शुगर तो उतना रहता ही है, लेकिन उसके बदले में ये आपको छोटा दिख रहा है कि शुगर मेरा कम हो गया। तो अगर कम हो गया तो उसके क्या प्रूफ है, तो प्रूफ उसका हम ये बता सकते हैं कि अगर जब इतना ही है तो फिर लास्ट में कॉम्प्लिकेशन आता है, आपको रेटिनोपैथी हो जाता है, आपको न्यूरोपैथी हो जाता है, जो छोटे नर्व हैं, छोटे नस है, वेसल्स है, सारा डैमेज हो जाता है। ये कॉम्प्लिकेशन उसी कारण से आता है। ब्लड तो एक है, रास्ता एक ही है, लेकिन उसमें जो ब्लड का ये है, उसके अंदर में जो रेजिस्टेंस खड़ा किया जाता है, तो ये तो उसके वजह से आ रहा है, नहीं तो फिर वो कॉम्प्लिकेशन नहीं आना चाहिए। जब ब्लड में शुगर का लेवल कम हो रहा है तो फिर ये लास्ट में 4 साल 5 साल के बाद ये कॉम्प्लिकेशन क्यों आ रहा है, आप बताइए। आपको डिसाइड करना है कि ये कॉम्प्लिकेशन क्यों आ रहा है। शुगर उतना ही है जितना पहले था, उतना ही है, लेकिन उसके बदले में एक और उसका लाइन खड़ा कर दिया जाता है उसके अपोजिट में, जो ऑटोमेटिक शुगर आपको कम दिख रहा है। तो ये है कॉम्प्लिकेशन। और कॉम्प्लिकेशन में रेटिनोपैथी हो जाएगा, न्यूरोपैथी हो जाएगा। फिर आपको ऐसे केसेस में हम लोग एक भी करवाते हैं, बहुत ज़्यादा केसेस करके आया है ना। अब मान लिया 10 साल 15 साल से वो टेबलेट खा के आया, तो ऐसे में हम लोग लीवर का फाइब्रो स्कैन भी करवाते हैं कि फाइब्रो स्कैन करके देखिए कि क्या कितना %, क्योंकि 90% केसेस में तो दिखा यही जाता है कि जितने भी डायबिटिक के पेशेंट है
उसके लीवर ख़त्म हो चुके होते हैं, क्योंकि लीवर तो ऐसा है कि आपको थोड़ा सा भी उसमें अगर जान रहेगा तो वो आपको भूख लगेगा, खाना होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो हेमोपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है क्या? तो हेमोपैथी में इसका ट्रीटमेंट के लिए आपको जो डीप एक्टिंग मेडिसिन है, क्योंकि जैसे टाइप 1 को अगर आप लेते हैं तो टाइप 1 में है क्या कि उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। मान लिया सिफिलिटिक रहा हो या फिर कोई इन्फेक्शन के वजह से है, या फिर जेनेटिक भी हो सकता है। तो ऐसे जेनेटिक और इन्फेक्शन को ख़त्म करके आप मान लिए साइजेलिना जेम्बुलिन आपको जिम्नेमा, अबोरमा अगस्टा, सिफ्लेंड्रा ये ख़त्म नहीं कर सकता है ऐसे इसको। उसके लिए आपको जो मेडिसिन का रीच है, उस मेडिसिन का रीच डीएनए लेवल तक नहीं है, उसका एक्सेस ना, आपको उसके लिए जाना पड़ेगा पॉइज़न ग्रुप में, उसके लिए जाना पड़ेगा आपको नोसोड में, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मेटल में। तो ऐसे जैसे मान लिया कोई स्पाइडर ग्रुप है ना, स्नेक ग्रुप है, उसके बाद आपको मेटल ग्रुप है, उसके बाद आपको क्या कहते हैं कि उसके बाद आपको जैसे प्लांट है हाइड्रेस्टिक है, ये इसका हाइड्रेस्टिक पॉइजनस है, नक्स भूमिका पॉइजन नट, नक्स भूमिका पॉइजन नट, ये सब का रीच जो है एक्सेस है इसका डीएनए लेवल तक। तो ऐसे मेडिसिनों का यूज करना चाहिए बीच बीच में। अब मान लिया बहुत ज़्यादा, अब मान लिया बहुत क्रॉनिक है, तो सारे क्रॉनिक का कार्सिनोसिन का क्रॉनिक भी एक्सरे है, एक्सरे का क्रॉनिक सोल है, तो आपको एक दो से केसेस नहीं होगा, लेकिन रेगुलर बेस में कुछ मेडिसिन देना चाहिए। रेगुलर बेस में हम लोग मेडिसिन जैसे एलेक्सोन एक बहुत बड़ी मेडिसिन है जो दिया जाता है, एक प्लोडोजीन, एलेक्सोन और प्लोडोजीन को अगर दिया जाए, आप क्लार्क के मटेरिया मेडिका को अगर देखिएगा तो प्लोडोजीन के बारे में लिखते हैं कि अगर 6 पोटेंसी में अगर वो दिया जाए, मान लिया 15 से 20 खुराक अगर पूरे दिन में दिया जाए 6 पोटेंसी में 2-2 बूंद, तो कहा जाता है कि 15 से, मेरा भी क्लिनिक में ट्रायल किया हुआ है, 5 पेशेंट पे मैंने ट्रायल किया था प्लोडोजीन को, 6 पोटेंसी में ट्रायल किया था, हर उसको बोला, और शाम तक हमने पाया कि उसका 100, किसी का 70, किसी का 55, किसी का 22, ऐसे आदमी 5 पेशेंट में हमने देखा, पाँचों में रिजल्ट मिला, पाँचों में ये पाया गया कि सबका शुगर लेवल डाउन हो गया, एक में 100 हुआ है ना। उसके बाद इसी तरह से हमने 5 पेशेंट पे जो ट्रायल किया वो प्लोडोजीन का, तो उसमें अच्छा रिजल्ट मिला। तो एक मेडिसिन है प्लोडोजीन, एलेक्सोन, ये डेली आप ले सकते हैं। उसके अलावे आप एंटी पैरालिटिक मेडिसिन शुगर में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एंटी पैरालिटिक मेडिसिन कौन सी है? क्योंकि इंडिया में 90% पेशेंट जो है डाइजेस्टिव भी हो सकते हैं, और आपको टेंशन की वजह से भी है ना, स्ट्रेस के वजह से भी बहुत सारों को शुगर है। तो आप उसको जिम्नेमा से नहीं ठीक कर सकते, उसके लिए आपको जो मेडिसिन बनता है एंटी डिप्रेशन वाला है ना, उनको ही दे के ख़त्म कर सकते हैं। तो हम लोग जो एंटी पैरालिटिक मेडिसिन बनता है, कॉस्टिकम, प्लम्बमेट, कालीफोस, ये सब मेडिसिन का हम लोग यूज करते हैं, जल्सीमियम और अर्जेंटम मैट, ये सब का हम ये करते हैं। फिर उसके बाद और भी मेडिसिन है, बहुत सारा मेडिसिन है, लैक्टिक एसिड, एसिडिक एसिड। अब उसके और भी सिम्टम आने लगते हैं, जैसे उसके अगर आता है तो कुरेरा का भी यूज करते हैं, यूरिया का भी यूज करते हैं। तो मेडिसिन एक नहीं है, मेडिसिन बहुत सारा है। तो हेमोपैथी में इसको सही ढंग से आप सही डॉक्टर के पास, ये नहीं कि आपको 2-4 टैबलेट इधर से उधर से ला के दे दिया, आपको कोई भी पैटर्न मेडिसिन दे रहा है, क्योंकि हेमोपैथी में पैटर्न का कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर कोई यूज करता है तो वो उसकी अपना सोच है, और हम लोग जहाँ तक पढ़े हैं, हम लोग को जहाँ तक जानकारी है कि पैटर्न का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। तो अब मदर टिंचर है, तो अब कुछ मदर टिंचर है जो काम करता है, जैसे जिम्नेमा है, सिफ्लेंड्रा है, लेकिन ये कब काम करेगा? आप तब मात्रा में आप लीजिएगा तब। अगर शुगर पेशेंट में किडनी फेलियर आता है तो उसमें प्लम्बमेट का बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन उसका पोटेंसी आपको उसके हिसाब से ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आता है, ज़्यादातर शुगर के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ऑरमेट से जा सकते हैं, चाहे वो आपको जो न्यूरोपैथी के है। अब
रेटिनोपैथी है तो रेटिनोपैथी के लिए आपको बहुत सारा मेडिसिन आता है, लेकेसिस भी है, बेलाडोना भी है, आर्निका भी है, हाइपरिकम भी है, बहुत मेडिसिन है। तो आपको सबसे पहले अच्छे डॉक्टर जो होम्योपैथ के अच्छे डॉक्टर हैं, जो अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, जिनका कुछ है रिकॉर्ड के कुछ कर सकते हैं होम्योपैथी में, उसका आप इंसुलिन 3x ले लिए या फिर यूरेनियम नाइट्रिकम 3x ले लिए, इससे कुछ नहीं होता। जो जैसा सिम्टम आपको दिखेगा, जिसके आधार पे वो आपको सेलेक्ट करेंगे, आपको टाइम देंगे, उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट आप लें। हमारे पास भी बहुत सारा पेशेंट है, हम लोग भी ट्रीट करते हैं, लेकिन उसका जो एक सिम्टम के आधार पर ही हम उसको कलेक्ट करते हैं पेशेंट का डाटा को, इतना सारा पैथोलॉजी देने के बाद ही। और कहता है कि हेमोपैथी में पैथोलॉजी कुछ भी नहीं है, पैथोलॉजी नहीं है तो प्रैक्टिस नहीं है। बात साफ यह है कि अगर आप जिनको पैथोलॉजी नहीं आता उनको प्रैक्टिस करने नहीं आता। आप पैथोलॉजी नहीं जानिएगा, आप प्रैक्टिस कैसे नहीं आएगा, क्योंकि दवाई का मैकेनिज़्म है। दवाई जो काम करती है, जो फंक्शन करती है, वो मैकेनिज़्म के तहत ही काम कर सकती है। तो इसलिए हम आपसे कहेंगे कि आप जिनको भी शुगर है और जो भी प्रैक्टिशनर या लेक्चरर या फिर जो होम्योपैथी के स्टूडेंट है, वीडियो को अगर देख रहे हैं, तो आप उसी ढंग से अपना जो ट्रीटमेंट है, आप इंडिविजुअल, आप क्लासिकल होम्योपैथ पे अगर जाइएगा, एक आदमी का एट ए टाइम एक मेडिसिन पे अगर जाइएगा तो वो कुछ नहीं होता। तो उससे पहले फिर अगर इतना ही था तो फिर नौसोट को क्यों बनाया गया? कहता है कि एक बार में, एक साल में एक बार लो, 2 बार लो। तो एक साल में 1-2 बार में क्यों बनाया गया नौसोट? अरे जो भी मेडिसिन बनाया उसका यूज करने के लिए। आप मेडिसिन के बारे में आपने एफॉर्मेजियम 272 को देखा होगा तो उसमें सीधा लिखा हुआ है कि मिनिमम डोज। अब मिनिमम डोज का मतलब ये नहीं है कि 30 और 200। अब मिनिमम मतलब दवाओं का मकदार कितना होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि दवाओं का मकदार मिनिमम किस में होता है, हायर पोटेंसी में होता है या लोअर पोटेंसी में होता है। तो थैंक यू, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपके पास ऑथेंटिक मेडिसिन की जानकारी लेके आऊँ। थैंक यू।